हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वापस से योर मोस्ट वेलकम टू योर मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म विच इज़ PW क्यूरियस जूनियर, जहां मैं सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम सीरीज लेकर आई हूं, जहां पे साइंस के जो भी आपके टर्म टू रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम एक रिवाइज और कंसाइज मैनर में बेसिकली गो थ्रू करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए ये एग्जाम की जर्नी थोड़ी सी और हम इजी बना सकें, आपके एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सकें और आपके पेरेंट्स को जिस सपोर्ट की जरूरत थी उस गैप को फिल अप करने के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर हैं, राइट। आज इस एग्जाम सीरीज को एज फार एज साइंस इज कंसर्न हम शुरू कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि है लाइट। यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं, light is something which we are encountering on a daily basis, one of the most important physical phenomena for all of us. Without it we will never ever be able to appreciate the beauty that we have around us, the beauty that is in us, right? So light के पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आज एक बार देख लेते हैं कि हम इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो दिस इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग द ब्राइट ब्यूटिफुल वर्ल्ड दैट आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द टॉपिक ऑफ लाइट। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इट, हाउ इट ट्रैवल्स एंड विच वे इट ट्रैवल्स, राइट। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल लर्न द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं जहां से हमें ये रोशनी मिलती है। देन वी आर गोइंग टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स की बेस्ड ऑन एमिशन ऑफ लाइट, डू दे हैव द कैपेसिटी और द केपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन लाइट और नॉट। उस बेसिस पे भी हमने अपने नेचर में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उनके बारे में जानेंगे। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन हाउ ईच ऑफ देम इंटरैक्ट विद लाइट। आर दे अलाउइंग द होल लाइट टू पास थ्रू देम, कि आपको बिल्कुल ही क्लियरली नजर आए उनके आर पार, या थोड़ी सी लाइट को रोक लेते हैं, नजर तो आता है बट ब्लर्ड वे में, और बिल्कुल ही नजर ना आए तो क्या ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सब के बारे में जानेंगे। देन वी विल लर्न द मिस्ट्री बिहाइंड शैडोज, कि ऐसा क्यों होता है कि हर ऑब्जेक्ट परछाई नहीं बना पाता, पर ज्यादातर जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं परछाई तो बनाते हैं, बट ये परछाई है क्या, व्हाट इज अ शैडो, right? Then we will look into a mirror and understand that how the images formed in a mirror are basically different from the other ones, right? And also मिरर में ऐसा क्या स्पेशल है कि वो हमें अलाउ करता है अपने आप को देखने के लिए उसमें, है ना। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो भी पढ़ेंगे। तो प्लीज अपने नोटबुक पेन पेंसिल रेडी रखिएगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी होने वाले हैं, राइट, जो कि हम सॉल्व करेंगे क्विज के फॉर्म में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ब्राइट ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट वी हैव अराउंड आवरसेल्व्स। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, थोड़ी सी ज्ञान की बात भी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको हो सकता है बोरिंग लगे तो आगे स्किप ऑन कर देना, बट अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑन अ डेली बेसिस यू विल एनकाउंटर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच माइट चैलेंज यू बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बट लेट मी टेल यू, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जो आप हैंडल ना कर सको। As a human being, we have a tendency to focus on the negative things, जो चीज़ें बुरी हुई या हमारे हिसाब से नहीं हुई। हम ये भूल जाते हैं कि एक पूरे दिन में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, right? We have a beautiful world around ourselves and let me tell you, this is the only world that we have as of now. हमें नहीं पता कि इसके अलावा कोई और दुनिया है या नहीं, तो क्यों ना जो ज़िंदगी हमें मिली है, जो ये बहुत ही सुंदर सी रोशनी भरी दुनिया मिली है, इसे इंजॉय करें हैप्पीली, राइट। तो एक बहुत फेमस कोट है, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना बहुत देर से शुरू करते हैं, राइट। तो जियो, इंजॉय करो, फेलियर्स को भी उतनी ही अच्छे से एक्सेप्ट करो जितने अच्छे से सक्सेस को कर रहे हो, क्योंकि वो सक्सेस मिला ही इसलिए है क्योंकि आप फेलियर के थ्रू गो थ्रू होके गए, राइट। नेगेटिव चीज़ों को आप गो थ्रू होके जाओगे, तभी पॉजिटिव जो आपके साथ हो रहा है या अच्छी चीज़ें हो रही है उन्हें अप्रिशिएट कर पाओगे, ठीक है। चलो, ज्ञान की बातें यहीं फुल स्टॉप करते हैं। नाउ लाइट के बारे में बेटा, द वेरी बेसिक थिंग टू नो अबाउट लाइट इज दैट इट इज अ टाइप ऑफ और इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की ऊर्जा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनर्जी हमें क्या अलाउ करती है करने के लिए। हम सभी ने एनर्जी के बारे में डेफिनेटली पढ़ा है। what is the first or the basic thing which energy allows us to do, right? Any form of energy, so it allows us to do work, राइट। अब चाहे वो एनर्जी आपको खाने से मिल रही हो,
आपके शरीर में जब खाना जाता है, आप स्कूल जा पाते हो, अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, बदमाशी कर पाते हो, प्लेग्राउंड में खेल पाते हो, अपने दोस्तों के साथ मिल पाते हो, बहुत सारी चिटर चाटर करते हो, राइट? कैसे? क्योंकि डेली बेसिस पे आप एनर्जी अपनी बॉडी को दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फूड। हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रन कर पाती हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें आप फ्यूल के फॉर्म में एनर्जी देते हो, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, राइट? सेम वे अगर हम लाइट यानी कि रोशनी की बात करें, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. And what is the work that it is allowing us to do? It is allowing us, or it enables us to see the beautiful world that we have around ourselves. हमारी आंखें क्यों काम कर पाती हैं देखने का? क्योंकि उसे एनर्जी दे रही है लाइट. बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. Let us understand, let's suppose, let's imagine us in a situation जहां आप और मैं एक रूम में एंटर कर रहे हैं which is completely dark, राइट? और हमें किसी ने बोला है कि वहां पे ना एक ग्रीन कलर की बॉल रखी हुई है, आपको वो लेकर आनी है. डू यू रियली थिंक कि मैं हूं या आप हैं जो उस रूम में एंटर किए हैं जहां कोई लाइट नहीं है? हमारी आंखें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर स्टिल हियर, दे आर वर्किंग, दे आर ऑल फाइन, बट विल वी बी एबल टू स्पॉट दैट बॉल विदाउट एनी लाइट? वी वोंट. The moment I even light the smallest possible candle in that room, थोड़ी सी जो रोशनी होगी उसी से आपकी आंखें काम करना शुरू कर देंगी देखने का, और जब वो करेंगी तब जाके आप उस बॉल को स्पॉट कर पाओगे. सो जस्ट बाय merely having working eyes doesn't mean that we are able to see. It is the ability of seeing which is given by the energy provided by the light. हमारी आंखें देखने का काम सिर्फ और सिर्फ तब कर पाएंगी जब हमें ऊर्जा, रोशनी दे. ठीक है? So the first important point about light is that it is a form of energy. राइट? सिर्फ इन कीवर्ड्स को लिख लोगे तो भी ठीक है. इट enables us to see. क्या वर्क करने के लिए हमें अलाउ करती है? देखने के लिए. ट्रैवल किस फॉर्म में करती है? ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में, और वो भी बहुत ही स्पेसिफिक वेव जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट? ये इस फॉर्म में ट्रैवल करती है. ऐसी वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये कोई रास्ता मिले या ना मिले जरूरी नहीं, ये चलती जाएंगी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वैक्यूम हो. ठीक है? एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूं यहाँ पे, क्या ब्लैक होल के थ्रू भी लाइट ट्रैवल कर सकती है? ट्राई टू सर्च फॉर एन आंसर, राइट? दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई एम लीविंग फूड फॉर थॉट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डजंट नीड मीडियम टू ट्रैवल. हम ये भी कह रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम पार्टिकल्स हैं नहीं हैं, ये ट्रैवल कर रही है. ठीक है? तो क्या ब्लैक होल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है? एक बार बस सोच के बताइएगा, राइट? चलो, अब अगर बात करें कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर है. लाइट enables us to see, ये भी क्लियर है. लाइट ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में, किस तरीके की वेव है ये भी पढ़ लिया. लेकिन जब ट्रैवल कर रही है तो किस तरीके से कर रही है? क्या जिगजैग मोशन में जा रही है? क्या स्पाइरल मोशन में जा रही है? सर्कुलर मोशन में जा रही है? या सीधी रेखा में जा रही है? तो बेटा लाइट के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा दैट इन मोस्ट केसेस इट फॉलोज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. ठीक है? जहां रेक्टिलिनियर बेसिकली दो लैटिन वर्ड्स के एडिशन से बना है. रेक्टस जो कि होता है स्ट्रेट, राइट? और ये दूसरा वर्ड है आपका लिनस या लीनियस, जिसे भी आप बोलें, which basically means line, right? So whenever light is traveling, in most cases it travels in a straight line, but आप higher classes में पढ़ेंगे because light behaves as a matter also, so it can also bend, which is a phenomena called as refraction. ठीक है? refraction एक phenomena होता है जहाँ light straight travel करने के बजाय अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंड करती है. स्ट्रेट लाइन में तब ट्रैवल करती है जब वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, in most cases again, right? ठीक है? So light travels in a straight line. This is the fourth most important point to note about light. ये हमेशा याद रखिएगा. चलो, moving ahead. अब बेटा जो white light हमें दिखाई देती है ना, it is basically a combination of 7 colors. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ white है. The only color in it is white. No, it's a combination of all the 7 colors, जिसे हम बहुत ही famously एक और नाम से जानते हैं, जो हम कहते हैं विबग्योर. ठीक है? Your colors of the rainbow.
जैसी हमारी जिंदगी होनी भी चाहिए। आर लाइफ शुड बी फुल ऑफ कलर्स, राइट? ठीक है, वी ऑल ऑफ अस आर फुल ऑफ कलर्स। हमारे जो डिफरेंट इमोशंस हैं, दे आर नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स इन। ठीक है, अगर आप एक तरीके से परसीव करना चाहें तो। सो विबग्योर इज बेसिकली दिस होल कॉम्बिनेशन। जब ये सारी लाइट्स एक साथ हों तो ये हमें वाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हम वाइट लाइट को इस बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू पास करते हैं, जिसे कहा जाता है ग्लास प्रिज्म, तो यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जहाँ पे जो वाइट लाइट होती है इट स्प्लिट्स इनटू इट्स 7 कलर्स एंड दैट इज व्हेन यू आर एबल टू विटनेस कि वाकई ही एक सफ़ेद रोशनी जो है, जो आपको रे ऑफ लाइट नजर आती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज 7 कलर्स। ठीक है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट अलग तरीके के रेडिएशंस हैं, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगेन, जिनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स अलग होती हैं, जो आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज 7 कलर्स विच ऑल्सो आर नोन एज विबग्योर। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। Now, some important terms regarding light is a ray of light. So, a ray of light is when a single light, when a single light is traveling, that is a ray of light. And when such rays of light, they are collected in a group, जब वो एक group में travel करती हैं, that is when it is called as a beam of light, है ना? Basically, it is a collection of ray of light. ठीक है, बहुत ही simple कुछ terms हैं जो आपके दिमाग में basically clarity होनी चाहिए जिन्हें लेके, ठीक है? अब एक और फिनोमिना, जैसे मैंने बात की कि लाइट इन मोस्ट केसेस इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? चलना, है ना? लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, लेट्स सपोज अगर वो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से एयर में आ रही है, तो बेंड करेगी, दैट इज रिफ्रैक्शन। सेम वाइट लाइट को अगर प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के थ्रू आप ट्रैवल करवाओगे तो वो अपने साथ डिफरेंट कलर्स दिखा देगी, ठीक है, जिसकी वो बनी हुई है। ऐसी एक और फिनोमिना होता है बेटा। अब देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइट ना एटमॉस्फेयर के थ्रू या एयर के थ्रू ही ट्रैवल करती हुई जा रही है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसका पाथ कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें हैं हवा में जो कंटिन्यूसली घूम रही हैं, वन ऑफ देम बीइंग डस्ट पार्टिकल्स, देयर आर अदर पोल्यूटेंट्स एज वेल, है ना। तो आप सोचो कि जब एक रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज ट्रैवलिंग, इट इज सपोज टू बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब इसके रास्ते में एक डस्ट पार्टिकल आता है और इससे कोलाइड करती है, सो व्हाट हैपेंस इज दिस रे ऑफ लाइट इट गेट्स स्कैटर्ड, बिखर जाती है चारों तरफ हर डायरेक्शन में। द मोमेंट इट गेट्स स्कैटर्ड इट हिट्स द ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट एंड दैट इज व्हेन वी आर एबल टू सी दोज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जब उन ऑब्जेक्ट्स पे जाके ये स्कैटर्ड लाइट गिरती है, उनके सरफेस से रिफ्लेक्ट होके, बाउंस होके हमारी आंखों तक आती है, तब जाके हमें चीजें नजर आती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि लाइट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती तो आप अपने रूम में ट्यूबलाइट, बल्ब या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ऑन करने के बाद सिर्फ एक पर्टिकुलर वे ही देख पाते। पूरा रूम आपको क्यों जगमगा के दिखाई देता है? इट इज बिकॉज द लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड, और वहां से स्कैटर होके लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आ रही है, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना और इज अ प्रोसेस बाय विच लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड और स्कैटर्ड ऑल अराउंड द सराउंडिंग्स ड्यू टू स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, वन ऑफ देम बीइंग डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आप अपने घर में अगर चाहें खुद से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी देख सकते हैं, हो सकेगा तो मैं एक्सपेरिमेंट का लिंक लगाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो अबाउट स्कैटरिंग इज कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। सो इन मोस्ट केसेस वी आर एबल टू विटनेस द स्काई इन द फॉर्म ऑफ इट्स ब्लू ग्लोरी, बट आपको सेटिंग और सनराइज के वक्त स्काई का अलग अलग कलर भी नजर आता है। अगेन दिस इज बिकॉज based on the distance of the sun, the direction in which we are seeing and the different angles, white light के different colors scatter होते हैं, ठीक है। तो जब setting हो रहा होता है sun या rise हो रहा होता है, तो उस वक्त हमें रेड कलर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटर, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमें स्काई रेड नजर आती है, ठीक है। सो लाइट फ्रॉम द स्काई नियर द सन अपीयर्स रेड, ठीक है। वहीं पे जब सन फाइनली अपने फुल ग्लोरी पे शाइन कर रहा होता है आसमान में, तो क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, हेंस हमें स्काई ब्लू नजर आती है। सो डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में डिफरेंट कलर ऑफ द स्काई इज बेसिकली हाउ इज इट बीइंग प्रोड्यूस्ड? इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। ये हमेशा याद रखिएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की। तो बेटा बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है। वो सोर्सेज जो जिन्हें नेचर ने ही हमें दिया है, राइट, द नेचर इटसेल्फ हैज गिवन अस दीज सोर्सेज वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। in that case such a source will be called as a natural source, right? So these are by nature, ठीक है, पहली चीज ये नेचर से ही मिले हुए हैं, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडली वही नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, नो ह्यूमंस वर इन्वॉल्व, ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है इन सोर्सेज को बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स बीइंग sun, stars, there are various living organisms which can produce their light, right? ये मैं आपको आगे जब हम दूसरा कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि जब जीवित वस्तु लाइट प्रोड्यूस करने लगे तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। एंड देन देयर इज द सेकंड, ऑफ कोर्स अगर एक नेचर ने बनाया है तो हमने अपने यूज के लिए भी बहुत सी चीजें इन्वेंट की हैं, बहुत सी चीजें बनाई हैं। सो दीज देन दो सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज मैन मेड, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, लैम्प हो गया, टॉर्च हो गया, आपकी मोबाइल की फ्लैश लाइट हो गई, आपके कैंडल्स हो गई, ऑल ऑफ दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, राइट। ठीक है, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, which of the following object, which of the following, sorry let me just change my color, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, following objects does not emit light of its own। अब ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं वैसे तो कौन सा है, बट मैंने आपके लिए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है जस्ट इन केस, जस्ट टू यू नो गेट टू नो हाउ मच ऑफ अ प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग यू हैव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो खुद की लाइट उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑप्शंस बीइंग द सन, द स्टार, द मून, अ फायरफ्लाई। यू हैव योर टाइम अवेलेबल, तो प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए क्या हो सकता है, ठीक है। क्विकली आंसर, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर आंसर करो। तो बेसिकली आंसर होगा यहाँ पे द मून, ठीक है। अभी पढ़ते हैं क्यों और कैसे, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे कि वेदर the objects which are available around us, are they able to produce their own light, are they able to emit their own light, do they have the capacity to do that, or are they dependent on other sources of light to make themselves visible। इस basis पे भी हमने objects को दो categories में divide किया है, right। the very first objects being luminous, ठीक है, luminous objects which emit light and heat of their own, ये खुद की रोशनी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ये किसी और एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है अपने आप को दिखाने के लिए, राइट। दे themselves can produce their own लाइट। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैनमेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स सारे नेचुरली होते हैं, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। द सन, the candle, the torch, the tube light, the stars, all of these are nothing but luminous objects because they have the capacity or the capability to produce their own light, ठीक है। वहीं पे वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, विच आर डिपेंडेंट अनफॉर्चुनेटली ऑन द ल्यूमिनस सोर्सेज। की ल्यूमिनस सोर्सेज जब अपनी लाइट, अपनी रोशनी हमारी तरफ एक्सपेल करेंगे या हमारी तरफ भेजेंगे, तब जाके हम उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने आप को दिखा पाएंगे लोगों को, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स दैट कांट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, इनके अंदर नहीं है ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी कि ये खुद की रोशनी उत्पन्न कर पाएं। तो ज्यादातर अगर आप चीजों को अपने चारों तरफ देखेंगे, यू आर इन मोस्ट केसेस सराउंडेड बाय नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स सच एज चेयर, सच एज टेबल, सच एज योर पेन पेंसिल, नोटबुक्स। इनफैक्ट द मून इटसेल्फ इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर मून था। मून खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, फिर भी हम मून को देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि मून के ऊपर सन की जो रेज हैं वो पड़ती हैं, ठीक है, द सन रेज जो हैं, और उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि हमारी तरफ बाउंस करके वापस भेजता है, तब जाके हमें चांद दिखाई देता है। दैट इज द वेरी रीजन दैट ऑन सम डेज विच आर or basically you call that particular time of the day as new moon night, है ना।
जब आपको मून कंप्लीटली इनविजिबल ही हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो चला गया है, वो वहीं है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई हाथ डाल रहा है आसमान में और चांद को खींच के अपनी पॉकेट में रख ले रहा है कि एक दिन के लिए तो मैं छुपा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट इज स्टिल देयर इन द स्काई, बट क्योंकि वो सन से दूर है और सन की जो सन रेज हैं, जो सन की लाइट है, इट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, यू आर नॉट एबल टू सी द मून, क्योंकि वो खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, वो तो हर वक्त सन पे डिपेंडेंट है। जब तक सन अपनी रोशनी उसकी तरफ नहीं भेजेगा, हम नहीं देख पाएंगे। दैट इज द रीजन जब तक आप अपने रूम की ट्यूबलाइट, टॉर्च, बल्ब, लैम्प्स इन्हें ऑन नहीं करते, आप अपने कमरे में कुछ नहीं देख पाते। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली नथिंग बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हमने दो कैटेगराइजेशंस पढ़ ली हैं अभी तक ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए। एक कि नेचर ने बनाया तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। एक अगर इंसानों ने बनाया तो मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है। ठीक है, दूसरा फिर हमने ये पढ़ा कि क्या जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों तरफ खुद से अपनी लाइट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज, आर दे एबल टू एमिट देयर ओन लाइट, इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नहीं कर पा रहे, so we have the other category, non-luminous. Now, the objects that we have around ourselves, they are on a daily basis interacting with light. Light उनके through उनके surface पे गिर रही है, but क्या वो properly travel करके जा पा रही है उनके through? इस basis पे भी हमने objects को तीन categories में divide किया. The first being transparent. ठीक है, यानी कि basically वो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि विंडोज जो हमारे घर में होती हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, या जब आप कार में भी बैठते हैं या आप बस में बैठे हैं या आप ट्रेन में जब जा रहे हैं, अगर उसका ग्लास क्लियर है, मैं टिंटेड ग्लासेस की बात नहीं कर रही, तो आप बहुत ही आसानी से अंदर बैठे हुए भी बाहर की पूरी सीनरी को एंजॉय कर पाते हैं, है ना। कार में आप कहीं पे भी जाते हैं, आप बाहर मौजूद बाकी व्हीकल्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, आसपास जो भी चीजें हैं बहुत क्लियरली देख पाते हैं, इवन दो वहां कांच है आपकी आंखों के बीच में और बाहर के सीनरी के बीच, यू आर स्टिल एबल टू सी एवरीथिंग। व्हाई आर यू एबल टू सी? इनफैक्ट अभी इसी वक्त मैंने ये स्पेक्टिकल्स पहने हैं, इसमें लेंसेज हैं, इवन दो मेरी आंखों के और कैमरा के बीच जिससे मैं देख के आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, ये स्पेक्टिकल्स हैं, आई एम स्टिल एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली, राइट। मुझे इन स्पेक्टिकल्स के थ्रू सब कुछ नजर आ रहा है, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर फॉर मी, because these lenses, the glass of the window, water bubble, air, all of these are nothing but transparent objects which allow the entire light rays to easily pass through. ठीक है, easily सारी की सारी रोशनी को अपने थ्रू जाने देते हैं, थोड़ी सी भी रोकते नहीं in most cases. ठीक है, unless and until the object has been made in a certain way. So transparent objects are the first example of certain objects that is how they are interacting with the light. ठीक है, अब ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऐसे ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि होते हैं ट्रांसलूसेंट, जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स? अब आपने कई बार देखा होगा, जब आप प्लास्टिक शीट, जो आप कवर्स अपने नोटबुक्स पे कई बार नहीं चढ़ाते हो, जब आपके स्कूल में बोलते हैं कि प्लास्टिक कवर्स आप चढ़ा लीजिएगा, तो कई बार आप उस कवर के थ्रू देखने की कोशिश करना, यानी कि अपनी आंखों के सामने उस कवर को रखो और सामने उस कवर के जस्ट पीछे कुछ देखने की कोशिश करो, बट थ्रू दैट प्लास्टिक शीट, और यू हैव एनी दोज थिन पॉलिथिन्स दैट यू हैव, ट्राई टू लुक थ्रू देम, और what you can do is you can simply drop drop of oil on a tissue paper, try to look through it, or a butter paper. इसमें से आप कोई भी चीज लेंगे तो आप ये जनरली देखेंगे कि आपको चीजें नजर तो आती हैं बट उतनी क्लियरली नजर नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा कि सर्दियों के वक्त जब हल्का फॉग या मिस्ट कलेक्ट हो जाती है शीशों पे, वही शीशा जो आपके कार में था, तो ऐसा नहीं कि आपको बाहर का बिल्कुल ही ब्लॉक हो गई हर चीज, नहीं, नजर आ रही है बट उतने ध्यान से नहीं। जैसे आपके जो कलर्ड सनग्लासेस होते हैं, नजर आ रही हैं बट उतनी क्लियरली नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको चीजें थोड़ी ब्लर्ड नजर आती हैं, दे आर नॉट एज क्लियर एज दे वर इन द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको क्लियर इमेजेस नजर आ रही थी, यहाँ आपको हल्का धुंधला धुंधला नजर आता है। Such objects which allow us to see but not in a clear manner are said to be translucent, क्योंकि कुछ लाइट को तो अपने थ्रू एज इट इज जाने दे रहे हैं, लेकिन बाकी लाइट को ब्लॉक कर दिया, पूरी पूरी रोशनी को नहीं जाने दिया अपने थ्रू,
कुछ लाइट को अपने पास रोक के रख लेते हैं, बाकी रोशनी को एज इट इज जाने देते हैं। जिन्हें जाने देते हैं उसकी वजह से आपको उस तरफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ हिस्से ही नजर आते हैं, ठीक है, पूरी आप क्लैरिटी से नहीं देख पाते। तीसरा, अगर हम तीसरे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो आ जाते हैं आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपका बैकपैक, जैसे कि आपकी नोटबुक, जैसे कि ये पेन, जैसे कि हम खुद एग्जाम्पल हैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट के। अब ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को बिल्कुल भी नहीं पास होने देते, इस तरफ कोई लाइट नहीं आई। यहाँ देखो, ट्रांसपेरेंट ने तो पूरी पूरी लाइट अलाउ कर दी थी, ट्रांसलूसेंट ने भी थोड़ी सी तो की, 6 रे ऑफ लाइट थी, उसमें से 3 तो आई, यहाँ भी 6 हैं लेकिन एक भी नहीं आई। Not even a single one could pass through this object. Such objects are said to be opaque objects, which do not allow the light to pass through them at all. They completely and wholly block the light. ठीक है, ये लाइट को पूरी पूरी तरीके से लाइट के रास्ते को ब्लॉक करके रख देते हैं, जाने ही नहीं देते। और यही ऑब्जेक्ट्स आगे चल के परछाई बनाएंगे, हम पढ़ेंगे शैडोज में, राइट। सो आई होप, एंड मोस्टली अगर आप देखें आपके चारों तरफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही हैं, बिस्तर, आपके टेबल्स, फर्नीचर्स, जनरली आप जो देखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर नथिंग बट ओपेक ऑब्जेक्ट्स, राइट। ठीक है, मूविंग अहेड। So again, this particular question based on what we have learned previously, तो बहुत ध्यान से आंसर करेंगे। Butter paper is an example of dash object. Butter paper किस तरीके का example है, ठीक है, based on how light is interacting with different objects. Is it a transparent object कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी से सब कुछ नजर आता है बटर पेपर के थ्रू? Is it an opaque object? बिल्कुल ही नजर नहीं आता। ल्यूमिनस है, क्या खुद की लाइट प्रोड्यूस कर पा रहा है बटर पेपर? और इज इट ट्रांसलूसेंट, नजर तो आता है बट ब्लर्ड वे में, उतनी क्लैरिटी नहीं है इमेज में, ठीक है। तो आप पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आंसर इस क्वेश्चन का है ट्रांसलूसेंट, राइट। इट इज पार्शली ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ लाइट, नॉट द इंटायर पाथ बट पार्शली, यस, पूरी पूरी लाइट को नहीं जाने दे रहा, थोड़ी सी रोशनी को अपने पास रोक के रख लेता है, ठीक है। अब आते हैं शैडो फॉर्मेशन पे, यानी कि ये क्या है राज शैडोज के पीछे। Why is it that only certain objects are able to form the sharpest shadows that we see, right? So अगर आप देखें, a shadow basically is formed when an object obstructs the path of light, resulting in an area of darkness behind it. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक कर दे, उसे आगे ना जाने दे अपने थ्रू, अपने आर पार, उस केस में वो ऑब्जेक्ट एक शैडो बनाएगा, विच विल बेसिकली नथिंग बी बट अ एरिया ऑफ डार्कनेस। एक एरिया ऑफ डार्कनेस, एक डार्क कलर्ड एरिया बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं परछाई, जो कि उसी ऑब्जेक्ट की शेप के फॉर्म में हमें नजर आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ लाइट सोर्स, ये एक बास्केटबॉल, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस लाइट के पाथ में, और क्योंकि इतने हिस्से जहां पे ये ऑब्जेक्ट था, इतनी लाइट को, अब देखो ये जो लाइट है यहां से यहां तक, तो ये तो सब पास होके जा रही है, लेकिन वो लाइट जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जाने की कोशिश कर रही थी वो ब्लॉक हो गई, ठीक है। और उस वजह से यहां ये डार्कनेस जो आपको मिली स्क्रीन पे आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको उस बॉल की परछाई नजर आई। सो दिस बेसिकली, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट राइट नाउ इज बिहेविंग लाइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स विच कंप्लीटली ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, राइट। सो अब हर कंडीशन में परछाई मिल जाए जरूरी नहीं है। देयर आर 3 बेसिक कंडीशंस फॉर यू टू बी एबल टू विटनेस और फॉर्म अ शैडो। द फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन बीइंग, ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट। बेटा अगर लाइट का सोर्स ही नहीं होगा तो शैडो बनके कैसे तैयार होगी? अब ये लाइट सोर्स नेचुरल, आर्टिफिशियल, ल्यूमिनस, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स ही लें, बस लाइट होनी चाहिए। सेकेंडली, ज्यादातर आप देखेंगे कि ओनली ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स विच रिस्ट्रिक्ट द लाइट टू पास थ्रू देम कैन फॉर्म शैडोज। इन सम केसेस यू मस्ट हैव आल्सो सीन कि अगर आप एक कांच के थ्रू भी लाइट कई बार पास करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, इट इज एबल टू फॉर्म अ शैडो। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं शार्पेस्ट शैडो
सबसे शार्पेस्ट शैडो जो बना सकता है और जो सबसे क्लियर शैडो और बेस्ट पॉसिबल एग्जांपल ऑफ अ शैडो जो बनाता है वो है ओपेक। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट भी शैडो बनाएगा लेकिन उतने शार्प वे में नहीं जितना ओपेक, क्योंकि ट्रांसलूसेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइट को तो ब्लॉक कर रहा है। ट्रांसपेरेंट भी कई बार बना देता है बट अगेन दे आर नॉट दैट शार्प। ठीक है, लेकिन सारी ही परछाई को आप देख पाएं, आप विटनेस कर पाएं, टू कंपेयर बिटवीन ऑल ऑफ दोस थ्री यू नीड अ स्क्रीन. इट कुड बी अ ब्लैक चार्ट पेपर, it could be the wall of your home, it could be the ground on which you see your shadows on a daily basis, but there has to be a screen on which the shadow can be obtained, just opposite to the light source. लाइट सोर्स यहाँ है तो स्क्रीन यहाँ होनी चाहिए. अगर मैं स्क्रीन यहाँ रख दूंगी कोई शैडो नहीं नजर आएगी, क्योंकि लाइट सोर्स तो इधर है ना बेटा, लाइट सोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट आपको मिलेगी. ठीक है, स्क्रीन होनी चाहिए सो दैट आप शैडो यहाँ पे देख सकें स्क्रीन पे. ठीक है, तो ये हो गई शैडो फॉर्मेशन की बात. अब अगर शैडोज की हम बात करें एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, तो ये ऑब्जर्व किया गया है दैट शॉर्टेस्ट एट नून है व्हेन द सन इज हाई इन द स्काई, रीजन बीइंग डिस्टेंस और एंगल. ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में अगेन इसकी डिटेल्स ऐसे और डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द एंगल एट विच द सन रेज आर हिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. बट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर है, नून टाइम पे सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल शैडोज बनती हैं. अदर देन दैट इफ यू सी मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, सबसे लंबी शैडोज बन के तैयार हो जाती हैं. ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड बी नोइंग इन केस इट इज बीइंग आस्क्ड एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. आपको यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, सीधे सीधे टर्म्स ना दें, पूछ सकते हैं कि 6 AM in the morning, or they might give you 12 noon and they will give you another time as 5 PM. एंड एक चौथा ऑप्शन दे देंगे और आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं डिफरेंट चीजें. ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, सो यू शुड रिमेंबर द बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. राइट, सो अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पहले. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द कलर ऑफ द शैडो ऑफ अ ग्रीन बॉल इज. अगर एक हरे रंग की गेंद मैं लाइट सोर्स के सामने रख दूं तो उसकी शैडो, उसकी परछाई का रंग क्या होगा? रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन. खुद एक बार सोच के देखो, आपने जो परछाई देखी है, मैं स्पेशल शैडोज की बात नहीं कर रही जिसके पीछे एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ डेली बेसिस व्हाट वी विटनेस. जब शैडोज बनती हैं तो परछाई का कलर क्या होता है? It is always black. So in most cases it will always remain black. Beta, doesn't matter what is the color of the object, the shadow of that object will always in most cases will be produced as black shadow, right? So green ball हो, pink ball हो, red ball हो, blue ball हो, वो black shadow ही बनाएंगी. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं images formed by a mirror. सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मिरर एज एन ऑब्जेक्ट इतना स्पेशल क्यों है कि हम एक एंटायर ऑब्जेक्टिव आज इस सेशन में मिरर को रख रहे हैं. तो बेटा अगर मिरर एज एन ऑब्जेक्ट की बात की जाए ना, इट हैज़ द शाइनीएस्ट एंड द मोस्ट पॉलिश्ड फॉर्म ऑफ सरफेस, जिसे एक तरफ से तो वो कांच का है, ठीक है, और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे इट हैज़ बीन पॉलिश्ड बाय, इट हैज़ बीन कवर्ड बाय अ मेटल. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल इज सिल्वर. ठीक है, तो अगर आप देखें, मिरर इज बेसिकली अ सरफेस विच यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इंसिडेंट ऑन इट टू फॉर्म इरेक्ट क्लियर एंड इरेक्ट इमेजेस. ठीक है, तो बेसिकली कांच होता है, इस कांच के जस्ट पीछे पॉलिश हुई है मेटल की. वाई अ मेटल ओनली? क्योंकि अगर आप मेटल देखें सो दे हैव अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज लस्ट्रस, और दे हैव अ प्रॉपर्टी विच मेक्स देम वेरी शाइनी. ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं विच आर एक्सेप्शंस टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जैसे कि डायमंड की अगर बात करें, सो डायमंड इज बेसिकली अ नॉन मेटल विच इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल इट इज शाइनी, राइट. बट अगर मेटल्स इन जनरल देखें, दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग लस्ट्रस, दे आर शाइनी. तो इनके ऊपर जो भी लाइट आप गिराओगे ना, वो उनसे बाउंस होके उस पे बेसिकली गिर के और आपकी तरफ आएंगी वापस. ठीक है, दैट इज द रीजन कि हम कांच को दूसरी तरफ से किसी मेटल, एंड मोस्टली द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल इज सिल्वर, ठीक है, जिसे पॉलिश किया जाता है सो दैट जो भी लाइट आप गिराओ
उस मिरर पे, उस सरफेस पे वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी आंखों की तरफ आए लौट कर, सो दैट यू आर एबल टू सी योर इमेज इन दैट मिरर। ठीक है। इंसिडेंट यानी कि द लाइट विच इज फॉलिंग, जो लाइट सबसे पहले गई लाइट सोर्स से और जाके गिरी मिरर के सरफेस पे, टू फॉर्म क्लियर इरेक्ट इमेजेस। इरेक्ट इमेजेस यानी कि अगर आपका सर ऊपर है और पैर नीचे, तो आपकी इमेज भी बिल्कुल इसी तरीके से बन के आएगी, अपराइट इरेक्ट इमेजेस, है ना। ठीक है, right? So reflection is basically a phenomenon of light bouncing off surfaces. Reflection क्या होता है? जब रोशनी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़े और वहां से लौट कर वापस हमारी आंखों की तरफ आए, तो उस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्योंकि हमने कांच को एक तरफ से मेटल से पॉलिश किया है और उसमें कांच भी है, दैट इज वाई रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी इमेज भी हमें दिखाता है। ठीक है, राइट। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इमेज जो बनती है शीशे में वो किस तरीके की बनती है, सबसे पहले तो वो इरेक्ट होती है। आप इस इंसान को ही देखिए, इनका हेड अपराइट पोजीशन में है, लेग्स नीचे की तरफ हैं, तो बिल्कुल वैसी ही इमेज भी बन के आई है। ठीक है। द इमेज शोज लैटरल इन्वर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये हमेशा देखेंगे कि जब भी आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं, तो आपको इमेज में ऐसा लगता है एज इफ योर लेफ्ट हैंड इज अप. Same way, vice versa. You must have also noticed that ambulances, they generally have written ambulance on their bonnet in a very inverted manner. लेकिन जब आप अपनी कार के rear view mirror में उसे देखते हैं, तो वो बिल्कुल सीधा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ताकि जल्दी से लोगों को समझ में आ जाए पढ़ के कि पीछे एम्बुलेंस है, to give it way, right? The image retains the color of the object. अब ऑब्जेक्ट का कलर जो होगा, यानी कि यहाँ व्हाइट शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, यहाँ पे ग्रे कलर की पैंट्स पहनी है, तो इमेज भी उसी कलर में आएगा। ये नहीं कि ये व्हाइट कलर की टी शर्ट रेड कलर की हो जाएगी, नहीं, दैट कैन नेवर हैपन। द इमेज विल ऑल्सो हैव द सेम कलर एज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, अनलेस एंड अंटिल इट्स अ स्पेशल मिरर। ठीक है, मैं स्पेशल केसेस की बात कर ही नहीं रही, यहाँ एक्सेप्शंस की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ बेसिकली इन जनरल रूल्स की बात हो रही है। ठीक है, right? So again a question for all of you. This is a diagram based question, so study the given diagram and select the correct option. तो diagram study करते हैं। ये एक object X है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, this is the object X. लाइट आई, ठीक है, और ये बाउंस होके वापस से इस तरफ जा रही है। तो अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, I mean ऑप्शंस दिए हैं, ऑब्जेक्ट X हैज अ रफ सरफेस, बड़ा खुरदरा सरफेस है ऑब्जेक्ट X का। बी ऑप्शन इज सेइंग ऑब्जेक्ट X इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट X जो है वो खुद अपने आप में एक सोर्स है लाइट का, रोशनी का स्रोत है। ऑब्जेक्ट X इज मेड फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसे मैग्नेटिक मटेरियल की मदद से बनाया गया है। या फिर ऑब्जेक्ट X रिफ्लेक्ट्स लाइट वेल, ये लाइट को बाउंस करके अपने सरफेस से हमारी आंखों की तरफ भेज रहा है। तो आप इमेज को बहुत ध्यान से देखो, आप देखो कि लाइट व्हाट काइंड ऑफ अ पाथ इज इट टेकिंग, और क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। So definitely we understand that object X reflects light well. That is the reason you can see that every light ray which is falling on its surface is again getting reflected back towards our eyes, and that is why we are able to see this object, right? So it reflects well, इसलिए हम देख पा रहे हैं। अब बेटा कुछ लॉज होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे when it comes to reflection or images formed by mirror. तो मैंने आपको बताया the very first ray of light which falls on the surface of the mirror is called as the incident ray. Incidence is something which is happening for the first time, right? So beginning of something. तो जो सबसे पहली रोशनी आके गिरती है मिरर के सरफेस पे, उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और वही जो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों की तरफ चले जाए, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इन दोनों रेस के अलावा एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक मिरर के सरफेस से सीधी सीधी रेखा खींच दें जो कि 90 डिग्रीज एंगल पे हो, मिरर से बोल रही हूँ, किसी रे से नहीं बोल रही, ऐसे रे को, ऐसे लाइन को कहा जाता है नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ मिरर के सरफेस के साथ नहीं कह रही, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी
उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आप यहाँ छोटे आई या इस एंगल के फॉर्म में देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का है, इसकी बात नहीं हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे और इमेज मिरर के बीच की बात नहीं हो रही, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की बात हो रही है, इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं पर जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाए उसे कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन ये जो एंगल है मिरर के साथ, इसकी बात नहीं हो रही, प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो एक रेखा आप 90 डिग्रीज एंगल पे बनाएं मिरर के सरफेस से लेकर, मिरर के सरफेस से वो 90 डिग्रीज पे होना चाहिए, उस रेखा को कहा जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाती है उसे तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वही जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर के साथ वाले एंगल को कुछ नहीं कहा जाता। और जो लॉ है, अब उसे आप समझिए, उस लॉ को हम क्या बोलते हैं? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, which basically says angle of incidence, that is angle of I, is equal to angle of R, which is angle of reflection. Please इसे स्टार मार्क करके अपने नोटबुक्स में लिख लीजिएगा। Angle of incidence is always equal to angle of reflection in case of an image which is being formed by a plane mirror, and both of these angles are taken with the perspective of the angles that they are forming with the normal, not with the mirror's surface. सरफेस ऑफ मिरर के साथ एंगल की बात नहीं हो रही, नॉर्मल के साथ जो दोनों रेज बना रही हैं एंगल, उनकी बात हो रही है। ठीक है, मैं जानबूझ के क्यों बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल है, तो प्लीज मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से कोई भी गलती। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। इफ अ कैपिटल आर, एक कैपिटल आर है, इज सीन इन एन ऑर्डिनरी प्लेन मिरर, उसे हम एक मिरर के सामने रख दें। ठीक है, ये मिरर है आपका, राइट? तो इसकी इमेज आपको मिरर में कैसी नजर आएगी? व्हाट विल बी द इमेज फॉर्म? क्योंकि आप ये चीज जानते हैं बेटा, हाँ, मिरर के बारे में एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इमेज बनती है ना, वो मिरर के पीछे बनती है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, लेट्स सपोज मैंने इस आर को 1 मीटर की दूरी पे रखा था, तो इसकी इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी प्लेन मिरर से? 1 मीटर। तो अगर यहाँ इमेज बन रही है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर्स, है ना? क्योंकि देखो, जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है वो अगर 1 मीटर है, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? 2 मीटर। दोनों को ऐड करना है आपको। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि अगर मैंने एक आर, कैपिटल आर को मिरर के सामने रखा, तो मुझे इसकी इमेज मिरर में कैसी नजर आएगी? how will I look at its image? Like, what will be the image to me? Will it be like option A, B, C or D? याद है हमने क्या पढ़ा था? The different characteristics of the image formed by a mirror. Lateral inversion भी पढ़ा था, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, the answer being R. I'll show you how. I mean option B, sorry. अगर आप यहाँ पे देखें, lateral inversion ऐसे होगा, right? So I'm really sorry for the kind of images that I'm drawing. Definitely यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। Lateral inversion होता है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये, this is basically a mental ability type of question as well, जो आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये ऐसे questions आपके competitive exams में काफी पूछे जाते हैं, right? And this is nothing but based on your basics of your reflection or images formed by plane mirror, right? चलो, since we have completed everything, the basic concepts about light which are relevant to you and your exam preparation for your final exams, now we are going to move ahead to the quiz part. ठीक है, quiz part में चलते हैं। questions आएंगे, हर question पूछते ही आप पॉज करेंगे वीडियो और ऑनेस्टली आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई विल बी लुकिंग आउट फॉर योर आंसर्स इंडिविजुअली, बिलीव मी, आई डू, आई ऑलवेज डू। ठीक है, सो मैं लुकआउट करूंगी, प्लीज लिखिएगा। आई वुड लव टू सी योर आंसर्स, राइट, एंड आई वुड लव टू सी यू असेसिंग योर सेल्फ, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज, क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, बहुत सिंपल है, लेंथ और साइज देख के डरते नहीं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए कह रहा है वी कैन नॉट सी आवर इमेज इन द मिरर
इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम बिकॉज देर इज नो लाइट टू रिफ्लेक्ट। हम अपनी खुद की इमेज नहीं देख सकते एक मिरर में, अगर हम मिरर के सामने खड़े भी हैं, जिस कमरे में कोई रोशनी ना हो, क्योंकि रोशनी नहीं होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो इमेज कैसे बनेगी। स्टेटमेंट बी कह रहा है वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ टी शेप्ड पाइप बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर पाइप कुछ इस शेप में है, राइट, और मैंने इस पाइप के सामने यहां पर एक कैंडल रख दी और मैं यहां से देखने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है, दीज आर माई आईज, दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग। तो स्टेटमेंट बी कह रहा है कि मैं नहीं देख पाऊंगी इस कैंडल को। क्यों? ये आपको, मतलब ये स्टेटमेंट बी ने बोला है, अब आपको यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज सेइंग ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज सेइंग ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, सी कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट, डी कह रहा है बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। सो यू पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड राइट द आंसर। द आंसर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। कैसे, देखते हैं। अब अगर बात करें, देखो ए स्टेटमेंट की तो मैंने आपको बता दिया, अगर सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो इमेज बन के आपको नहीं दिखाई देगी मिरर पे। वहीं अगर टी शेप पाइप की बात करें, बेटा याद है हमने क्या पढ़ा था, लाइट ट्रैवल्स इन, लाइट बेसिकली प्रोपोगेट्स इन अ रेक्टिलिनियर मैनर, याद है आपको कि ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, एक टी पाइप के थ्रू ट्रैवल करते करते यहीं पे आके अटक जाएगी, तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट जो है आप उस पाइप के थ्रू देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि लाइट तो यहीं अटक गई ना। इट नीडेड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट उसके पास कोई पाथ, कोई रास्ता बचा ही नहीं था, वो वहीं के वहीं ब्लॉक हो गई, है ना। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द एसेंशियल कंडीशन और कंडीशंस टू फॉर्म अ शैडो। इन दिए गए कुछ कंडीशंस में से एब्सोल्यूट एसेंशियल, मतलब बिल्कुल नेसेसिटी कौन सी है एक परछाई बनाने के लिए या आपको एक परछाई देखने के लिए। पहला कह रहा है द ऑब्जेक्ट शुड बी डार्क इन कलर, कि ऑब्जेक्ट ना गहरे रंग का होना चाहिए। सेकंड, ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट जहां लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स की जो लाइट निकल रही है, जो पाथ है लाइट जो ले रही है लाइट चलने के लिए, उसके रास्ते के बीचों बीच रखा होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन, कि एक सोर्स ऑफ लाइट तो होनी चाहिए, साथ ही साथ एक स्क्रीन भी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट शुड बी अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना, जिसकी परछाई आप देखना चाह रहे हो, वो अपने आप में एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी एब्सोल्यूट एसेंशियल कंडीशंस हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस चूज करनी है ऑप्शन के थ्रू जो जहां पर दोनों ही एसेंशियल हो, यानी कि एक है तो आपने उस ऑप्शन को चूज कर लिया, राइट। सो द आंसर बीइंग 2 and 3। कैसे, देखते हैं। ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को आप लाइट के रास्ते में रखोगे तब ना वो लाइट के पाथ को ब्लॉक करेगा। एंड सोर्स ऑफ लाइट तो होनी ही चाहिए, यस, और एक स्क्रीन होनी चाहिए सो दैट यू कैन ऑब्टेन अ शैडो। अब ऑब्जेक्ट का कलर डार्क हो, लाइट हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट है या ट्रांसलूसेंट भी है फॉर दैट मैटर, शैडो बनेगी। कोई जरूरत नहीं कि ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस हो, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, द ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इट शुड फर्स्ट बी एन ओपेक और अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, अनलेस एंड until it is blocking the path of light we will never be able to observe its shadow, right? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you stand before a plane mirror your left hand appears right, दिस फिनोमिनन इज, जब आप एक प्लेन मिरर के सामने, एक सिंपल प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं, तो ऐसा लगता है दैट योर राइट हैंड इज अप इन योर इमेज विच इज फॉर्म्ड इन द मिरर। सो इस फिनोमिना को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट, शैडो फॉर्मेशन और डिफ्यूजन ऑफ लाइट। जल्दी से बताओ क्या बोल सकते हो आप इस कंडीशन को। This condition definitely is called as the lateral inversion of light. क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं lateral inversion of light, यानी कि जहां पर your left appears as right, right appears as left, vice versa, है ना, तो वो completely reverse हो जाते हैं, ठीक है। Right, next question. When Abhishek
looked at a lighted torch through an object, he could see a faint glow, but not the torch. The object is अभिषेक, आप लोग की तरह ही ग्रेड 6 में है, ठीक है, और उसने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू सामने जो टॉर्च थी, जिस टॉर्च को जलाया हुआ था, उसे देखने की कोशिश की। उसे थोड़ी सी रोशनी, फेंट ग्लो, ब्लर्ड इमेज तो नजर आई, लेकिन पूरी टॉर्च ढंग से नजर नहीं आई। तो वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू वो देखने की कोशिश कर रहा था, उस टॉर्च को, उस ऑन हुई हुई टॉर्च को देखने की कोशिश कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, या इनमें से कोई भी नहीं? ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और नन ऑफ दीज? क्विकली आंसर। Definitely that object is translucent, right? Because what he is able to see is a blurred image. And all of us know कि translucent object जो होते हैं वो आपका लाइट को partially block करते हैं, है ना? They partially block the path of light. Partially block करते हैं यानी कि थोड़ी सी लाइट को तो जाने देते हैं अपने थ्रू, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does an opaque object form a shadow when placed in the path of light? एक opaque object परछाई बनाता ही क्यों है जब हम उसे लाइट सोर्स के सामने रखते हैं? Because light gets reflected, क्योंकि लाइट बाउंस बैक होके हमारी आंखों की तरफ आ जाती है। Because the opaque object does not allow the light to pass through it, वो लाइट को बिल्कुल जाने ही नहीं देता अपने आर पार। सी ऑप्शन, बिकॉज द ओपेक ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, वो खुद एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करने लगता है। बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट एक रोशनी, एक ऊर्जा है। तो एक बार याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, दैट हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद लाइट, एंड वहां हमने पढ़ा था दैट बिकॉज द ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, they form the sharpest shadows amongst all the three different categories that we have learned: transparent, translucent and opaque, right? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन इज 130 सेंटीमीटर्स टॉल, हाइट उनकी दी है 130, 130 सेंटीमीटर, एंड स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters फ्रॉम अ प्लेन मिरर। What is the distance between John and his image? John 130 सेंटीमीटर्स बड़े हैं, ठीक है, 130 सेंटीमीटर्स उनकी हाइट है। उनके सामने एक प्लेन मिरर है जिससे वो कितनी दूरी पर खड़े हैं? 3 मीटर। उनकी इमेज यहाँ बन के तैयार हो रही है, ठीक है, ये भी ऑफ कोर्स 130 सेंटीमीटर्स ही लंबी होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये इमेज और जॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? जल्दी से बताओ। पहले ये कैलकुलेट करो, इसको और इसको ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस क्या है? 3 मीटर, 1.5 मीटर, 9 मीटर, 6 मीटर्स। रिमेंबर व्हाट आई सेड अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर? Where is the image being formed? What is the distance of it from the mirror? What is the distance of it from the object of which it is the image of? Right? So answer will be 6 meters. क्योंकि अगर जॉन मिरर से 3 meters पर खड़े हैं, सॉरी, just right. So this is the mirror, है ना? अब यहाँ पे आपके जो जॉन खड़े हैं, जॉन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। हिज डिस्टेंस, इससे हाइट का लेना देना कुछ नहीं है। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है विच इज जॉन। उनकी क्या डिस्टेंस है मिरर से? 3 मीटर की। अच्छा, उनकी इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे, ठीक है, तो ये बनी इमेज। ये भी कितनी दूरी पे बनेगी? सेम दूरी पे मिरर से सेम दूरी पे जिस दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो ये भी 3 मीटर ही होगा। तो अब आपको क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी कि इंटायर डिस्टेंस। तो ये अगर 3 है, ये 3 है, सो 3 + 3 विल बी योर 6 meters, राइट? सो आंसर बी 6 meters. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The moon is a non-luminous object, but still it is visible to us. Why? Moon as an object cannot emit its own light. It does not have the capacity to produce its own light. खुद की रोशनी उत्पन्न नहीं कर सकता और फिर भी हमें दिखता है on most days. क्यों? Options:
मूनलाइट ट्रैवल्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ रेज। सिर्फ मूनलाइट जो होती है, यानी कि इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि मून खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, इसलिए हमें दिख रहा है। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम द सन। उसके ऊपर जो सन से गिरती हुई सूरज की रोशनी है वो बाउंस होके हमारी आंखों तक आती है, तब जाके हमें चांद दिखाई देता है। द मूनलाइट एमिट्स विजिबल लाइट। मूनलाइट जो एमिट कर रहा है वो विजिबल लाइट है, यानी कि मून खुद की जो लाइट उत्पन्न कर रहा है वो हमारी आंखों को परसीव होती है एज विजिबल लाइट। द मूनलाइट ट्रैवल्स इन कर्व्ड पाथ्स, की मूनलाइट कर्व्ड पाथ्स में ट्रैवल कर रही है, इसीलिए हमें मून दिखाई दे रहा है। सो व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस कंडीशन? And of course, because the moon is reflecting the light falling on it from the sun, that is the reason on most days we are able to see the moon in the sky, है ना? ठीक है, चलो another question, again a numerical based question. Now if an incident ray forms an angle of 20 degrees with the सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, प्लीज इस पार्ट को मैं डबल स्टार मार्क कर रही हूं, बहुत ध्यान से सुनो क्या लिखा है। एक इंसिडेंट रे यानी कि पहली रोशनी जो गिर रही है एक शीशे पे, वो शीशे के साथ क्या एंगल बना रही है? 20 डिग्री का। देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इस केस में? प्लीज try to apply your beautiful minds that you have. You know what the question is asking you. I have multiple times repeated this same thing कि confusion ना हो। मैं चाहती बहुत direct question भी दे सकती थी। Sometimes your examiner might ask such confusing questions. It is not confusing at all if you understand the basics of the concept, right? Answer being 70 degree. अब समझते हैं कैसे, ठीक है? पहले एक मिरर बनाते हैं, right? So if you see दिस इज अ मिरर, ठीक है, ये हमारा मिरर है। मैंने आपको कहा था कि इससे एक सीधी रेखा जो मिरर के साथ 90 डिग्रीज बना रही हो उसे हम कहते हैं नॉर्मल, है ना? जो पहली सूरज की सूरज बोल रही हूँ, जो पहली सोर्स ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट जो गिरती है मिरर पे उसे हम कहते हैं द इंसिडेंट रे, ठीक है? तो ये इंसिडेंट रे आई और ये मिरर पे आके फॉल की। जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जो हमारी आंखों तक पहुंचती है और तब हमें अपनी इमेज नजर आती है। बहुत बढ़िया। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा? एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर कौन बना रहा है? इंसिडेंट रे। यानी कि ये जो रे है इंसिडेंट रे, ये मिरर के साथ क्या एंगल बना रही है? 20 डिग्री का। तो जब ये पूरा एंगल 90 है तो ये कितना एंगल हुआ? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए एक्चुअली में जो उसने नॉर्मल के साथ बनाया, 90 माइनस 20 विच इज 70 डिग्रीज, है ना? 70 ही तो हुआ। अगर मिरर के साथ इंसिडेंट रे ने 20 डिग्री बनाया तो नॉर्मल के साथ कितना बनाएगी? ये पूरा एंगल 90 है, आपको ये पता है कि ये 20 है, 90 में से इसे माइनस कर दो, आपको ये मिल जाएगा, ये हुआ 70। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमसे पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, तो क्या होगा आंसर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 70 डिग्रीज। क्या अब आप लोगों को समझ में आया? मैं चाहती मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकती थी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकती थी, जानबूझ के दिया गया है बिकॉज समटाइम्स योर एग्जामिनर्स माइट ट्राई टू कंफ्यूज यू, try to take you for a ride, but you should be confident enough in yourselves that you know the basics of the concepts and you understand. So it is very much recommended कि क्वेश्चन को कभी भी जल्दबाजी कि बस देखा अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री दिया, हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 ही होगा क्योंकि हमें मैम ने ये पढ़ाया था कि दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं। यू हैव इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन योर एग्जाम्स, मैनेज योर टाइम वेल, है ना, ताकि आपको टाइम मिले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसे आंसर करने के लिए, ठीक है? चलो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, बट जाते जाते एक और ज्ञान देना बहुत जरूरी है। यू कांट क्रॉस द सी मेरिली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स, एज सेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है? आप समुद्र को अगर तैरने की बात करते हैं, तैरना सीखना चाहते हैं, तो पानी से बाहर कोई तैरना नहीं सीख पाया है,
है ना, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आप किसी एक पॉइंट पे एक किसी एक जगह पे अपनी लाइफ में पहुंचना चाहते हैं, वो कोई भी जगह हो सकती है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो किसी भी पर्सपेक्टिव से हो सकती है, इट इज टोटली अपॉन यू एज एन इंडिविजुअल वेयर यू वांट टू रीच इन योर लाइफ, राइट? विच काइंड ऑफ सक्सेस डू यू सी योर सेल्फ गेटिंग इनटू, ठीक है? तो ये आपको तभी हो पाएगा, आप तभी इसे अचीव कर पाओगे जब आप एक्चुअली में उस चीज के लिए काम करना शुरू करोगे। एंड इट्स द बेबी स्टेप्स दैट यू टेक विच मेक्स द डिफरेंस, राइट? जो समुद्र आपको आज दिखाई देते हैं वो यूं ही नहीं बने एक दिन में, बूंद बाय बूंद बने हैं। मैं जानती हूँ ये लाइन आप लोगों के साथ बहुत लोगों ने बोली होगी, आपने सुनी भी होगी, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, राइट? दीज आर सम थिंग्स विच आई एम श्योर यू माइट बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट सेइंग हाँ मैम आपके लिए तो कहना आसान है, आप तो एक पॉइंट पे पहुंच चुके हो। नहीं बेटा, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी। ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग ऑन अ डेली बेसिस, है ना? हर कोई हर वक्त कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक कोशिश कर रहे हो तब तक उम्मीद है तो जिंदगी कायम है, राइट? सो ट्राई टेकिंग स्टेप्स, डजंट मैटर इफ यू फॉल, डजंट मैटर इफ यू पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर लो, बट थक हार के बैठना नहीं है, काम करते रहना है हमेशा, ठीक है? विच ऑल्सो गोज फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। सो सिंस हम तो यहाँ पे आई हैं आपकी हेल्प करने के लिए, बट आप अपनी खुद की पहले मदद करो, तब जाके हम कर पाएंगे, है ना? डरना बिल्कुल नहीं है, जस्ट एग्जाम्स हैं, स्कोर्स कुछ भी आए, जब तक आप लर्न कर रहे हो हर चीज़ को, आप उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हो अपने लाइफ में प्रैक्टिकली, दैट इज़ वॉट मैटर्स, दैट इज़ वॉट एजुकेशन शुड बी, है ना? दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। सो आई रियली होप कि आज ये जो चैप्टर था लाइट का आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आने वाले टाइम में भी हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर रिवाइजिंग प्रॉपरली, ऑल ऑफ यू आर रीडिंग इट प्रॉपरली, क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्लीज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय एवरीवन।